बढ़ा लो ऊपर नीचे, इस प्रकार से होती हैं ये। अब यहाँ पे इस बिंदु पे काट दिया, इन रेखाओं को जितना इधर बढ़ा लो, जितना इधर बढ़ा लो, कितना भी बढ़ा लो, ये रेखाएं एक दूसरे को और कहीं नहीं काटेंगे, इसलिए इन रेखाओं को बोलते हैं प्रतिच्छेदी। संपाती रेखाएं एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा हो, यानी हर बिंदु पर काट रही है संपाती, एक के ऊपर दूसरी, और जब हर बिंदु पे काट रही हैं तो उनके हल कितने अनंत। समीकरण कैसे, संगत। समांतर तीसरी बात यह है कि दोनों जो रेखाओं के बीच में अंतर क्या, समान, यानी इनको कितना भी बढ़ा लो हर जगह पे अंतर समान रहेगा, दोनों एक दूसरे को काटेंगे नहीं, एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल ही नहीं होगा तो समीकरण कैसे, असंगत समीकरण। इधर हमने 3 पॉइंट में देखे, 2 पॉइंट अभी देख लिए, तीसरा पॉइंट और देखते हैं। पहला पॉइंट क्या देखा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना, 0। 0 हो तो वास्तविक मूल कैसे, समान, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, और बड़ा हो तो वास्तविक मूल कैसे, भिन्न भिन्न। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, और तीसरा पॉइंट में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, 2 पॉइंट कौन से देखे, बराबर 0, 0 से बड़ा, कौन रह गया, 0 से छोटा, यानी कि 0 बड़ा हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा हो, 0 से छोटा हो, तो फिर क्या होगी, तो हमने तीसरी कंडीशन में इधर क्या लिखा था, हल नहीं, इधर भी क्या लिख देंगे, वास्तविक मूल्य नहीं, यानी वास्तविक मूल्य ज्ञात नहीं होंगे, और वास्तविक मूल्य नहीं होंगे तो हम इनका आंसर नहीं निकालेंगे। फिर वो कैसे, समान असमान भिन्न भिन्न की तो बात ही नहीं, मूल ही समान नहीं, वास्तविक नहीं है। अब देखो तीनों में समानता, कोई हल नहीं, वास्तविक मूल नहीं, क्या, वास्तविक मूल नहीं, कोई हल नहीं, वास्तविक मूल नहीं, तीसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, अनंत हल, संगत समय संपाती रेखा, इधर वास्तविक मूल, अनंत हल यानी अनेक हल है ना, और भिन्न भिन्न कब हो सकते हैं, जब अनेक हों, ये मूल भिन्न भिन्न। पहले पॉइंट में क्या था, केवल एक हल, और जो हल निकल रहा था संगत समीकरण यानी वास्तविक, यानी इधर 2 बार वास्तविक वास्तविक, इधर 2 बार संगत संगत, इधर मूल भिन्न भिन्न कब, अनेक बार। दूसरी कंडीशन, इधर कैसे ना अनंत हल, और पहले पॉइंट में उधर क्या था कि मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन दोनों क्या होंगे, समान होंगे, यानी एक ही प्रकार की कंडीशन होगी, एक समान होंगे, एक समान पहले में क्या देखा था, प्रतिच्छेदी में, यानी एक ही हल होगा। इस प्रकार से आप इनको लिंक करके याद रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यदि अलग अलग पढ़ते हैं तो बहुत सारी आपको कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये तो था ए बी सी का मामला। ए बी सी कौन, गुणांक, क्या, गुणांक, और ये गुणांक वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, 0 ये नहीं होने चाहिए। यदि इधर देखें ना, अक्स स्क्वायर था, यदि एक का मान यहाँ पे क्या कर दो, 0, एक का मान क्या, 0, तो बताओ क्या द्विघात समीकरण बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि ये इधर से पूरा मान कितना हो गया, 0 हो गया, और 0 हो गया तो फिर द्विघात समीकरण कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पे ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ए का मान 0 होते ही द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। इधर जो ए बी हैं इनके मान 0 नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पे समीकरण जो हमारा आदर्श समीकरण क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई, यदि ए का मान 0 हो तो अक्स के साथ में गुणा करेंगे तो वो तो 0 हो गया, तो फिर ओनली क्या बचा, वाई बचा, एक ही चर का हो जाएगा, 2 चरों का नहीं रहेगा। ऐसे ही यदि बी का मान 0 हो तो वाई का मान 0 हो गया, बी गुणा वाई था ना, तो वाई का 0 हो गया, तो फिर कौन बचा, अक्स बचा, तब भी एक ही चर का समीकरण रहेगा। इसलिए उसमें तो क्या, ए और बी के मान 0 नहीं हो सकते, इधर ए का मान 0 नहीं हो सकता, ये बात हो गई। अब यदि हमने इनसे, तो ये तो जानकारियां थी कि क्या जानकारी, कैसे इनके हल हो सकते हैं, किस प्रकार से बता सकते हैं, कैसी रेखाएं बनेंगी, कितने हल होंगे, उधर भी यही बात थी, क्या हल होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे नहीं होंगे, और वास्तविक हल होंगे तो वो समान होंगे या अलग अलग होंगी, ये तमाम जानकारियां अभी तक हमने देखी। अब इनके अलावा क्या इन ए बी सी से, यानी ये जो गुणांक है ए बी सी,
इनसे क्या इनके मान निकाल सकते हैं? किनका? दो चरों वालों में दोनों चरों का, जबकि द्विघात समीकरण में जो हमारा एक चर है उसका। तो दोनों उसमें जरूर निकाल सकते हैं और दोनों के लिए अलग अलग आपको सूत्र है। और इस तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, उस सूत्र की बात कर लेंगे कि हमारा सूत्र क्या रहेगा। इधर भी तीसरा पॉइंट क्या लगा देंगे, सूत्र। पहला हमने क्या देखा, आदर्श समीकरण किस प्रकार से बनते हैं। दूसरा क्या देखा हमने कि उनसे क्या जानकारियां मिलती हैं। तीसरा पॉइंट क्या देखते हैं, सूत्र। ये वाला देखो, यहां पे जो सूत्र बना रहा है इस सूत्र को बोलते हैं वज्र गुणन विधि द्वारा। वज्र गुणन विधि। इधर का जो सूत्र है उसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। इधर का वज्र गुणन विधि द्वारा, इधर का द्विघाती सूत्र। अब लिखते हैं कि समीकरण होता कैसे है। तो आपको पता है इधर कितने चर हैं, दो, एक्स और वाई। बहुत आसान तरीके से यदि जिस प्रकार से आप लिख रहे हैं उस प्रकार से लिखेंगे तो आराम से लिख सकते हैं। बाकी यदि रटना चाहोगे तो आप इसमें जरूर गलतियां करेंगे। तो अभी समीकरण कैसे था, एक्स वाई, दो चर आ गए। तीसरा कौन, एक, जो अचर पद है वो एक का गुणांक होगा। तीनों लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक्स के नीचे लिखते हैं, हो गए तीनों के नीचे रेखा। यहां पे अक्ष का गुणांक कौन था, ए को छोड़ दो। आगे कौन आ रहा है, वाई का गुणांक कौन, बी। एक का गुणांक कौन, सी। दोनों को लिख दो बी सी। वाई का गुणांक कौन, बी। बी से आगे कौन आ रहा है, सी। ये लिखा सी। फिर वापस आ जाओ, अक्ष का गुणांक कौन, ए लिखा। यानी कि अक्ष का गुणांक ए था तो इसके नीचे ए नहीं लिखा, वाई का गुणांक बी था तो बी नहीं लिखा। यहाँ पे क्या नहीं लिखेंगे, सी। इसके आगे कौन शुरू हो रहा है, अक्ष का गुणांक। अक्ष का गुणांक कौन है, ए। ये लिखा ए। और एक अगला गुणांक कौन, बी, इसका, वाई का। इस प्रकार से लिख दिया। अब सबके क्या लगा दो, वन वन लगा दो। वन 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 वन, बहुत आसान तरीके से लगा दिया सब। अब क्या लिखो, ये जो लिखे ना इन्हीं को वापस लिख दो। जैसे यहाँ पे बी था, इस सी को लिख दो। यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे बी लिख दो। यहाँ पे सी आ गया, इसके आगे कौन है, ए। ये ए लिख दिया। इसके ए के साथ में कौन था, सी। ये सी लिख दिया। इसके साथ आगे कौन है, बी। ये बी लिखा। इस बी के साथ में कौन है, ए। ये ए लिखा। अब यहाँ पे सबके ए वन वन लगाया था ना, जो बचे हैं उन सबके क्या लगा दो, दो दो लगा दो। लगा दिए। अब जो ये बने ना इनके बीच में सबके क्या लगा दो, माइनस लगा दो। सबके बीच में क्या लगा दिया, माइनस। और ये तीनों मान क्या कर दो, बराबर कर दो। क्या कर दिए, बराबर। ये जो सूत्र है वो किस विधि का, वज्र गुणन विधि द्वारा दो चरों के मान निकालने का सूत्र हो गया। कैसे निकालेंगे, इन तीनों का मान रख देंगे। जब अक्ष का निकालना होगा तो y को भूल जाएंगे, ये वाला पूरा मान इसके बराबर कर देंगे, तब अक्ष का मान आ जाएगा। जब y का मान निकालना होगा तो इसको भूल जाएंगे, ये पूरा रखेंगे, इधर से सारे ये मान हो गए, y का मान आ जाएगा। क्लियर बात। अच्छा, इधर जो द्विघाती सूत्र है उसको लिए लिखते हैं। तो आपने एक सूत्र अभी तक क्या निकाला था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या उड़ा देते हैं, टॉप पे, यानी अंडरूट। और जब भी अंडरूट में मान निकालते हैं तो वो अंडरूट में जब भी आप किसी भी संख्या का अंडरूट का मान होता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है। यहाँ पे भी प्लस माइनस दोनों लिख देंगे। इधर देखो ताकतवर और कौन है, बी है बीच में, सबसे बड़ा मान आ रहे हैं, ये लिखा बी। इस बी को लगाते हैं माइनस में, छोटा कर देते हैं थोड़ा, प्लस का नहीं लेंगे, प्लस का लेंगे तो पहले से स्क्वायर जा रहा है बड़ा, नीचे कौन कर देंगे, 2 गुणा ए। ये द्विघाती सूत्र हो गया। और इन सूत्रों में मान रख के आप आसानी से इनके हल ज्ञात कर सकते हैं। ये द्विघाती सूत्र, ये वज्र गुणन विधि। और देखो दोनों में क्या समानताएं हैं,
ये यहाँ तक का हो गया। इसके अलावा ये एक एक विधि हो गई वज्र गुणन विधि द्वारा निकालना। दूसरे इसमें आप प्रतिस्थापन विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। और यानी कि इनके अलावा निकालने की दो विधियां और रह गई ना, ये जैसे पहली विधि हो गई, दूसरी विधि और इसमें क्या, प्रतिस्थापन विधि। इस विधि से निकाल सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या इसमें भी दूसरी विधि है क्या, और है। ये पहला द्विघाती सूत्र है। दूसरा कौन सी है इसमें, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। और क्या इन दो के अलावा भी है क्या तीसरी विधि, बिल्कुल है, इसमें भी तीसरी विधि है। तीसरी विधि कौन, विलोपन विधि। तो क्या उसमें भी तीसरी विधि है क्या, जी इसमें भी तीसरी विधि। इसमें तीसरी विधि कौन है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बना के, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, यानी पूर्ण वर्ग बना के फिर उसके बाद में हम अक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों विधियों की बात करेंगे अगले क्लास